नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए हम आपको बैक टू बैक मॉडल पेपर करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा गणित का मॉडल पेपर 30 अप्रैल 2022 जो कल आपका पेपर है उसके लिए। इससे पहले साइंस का मॉडल पेपर भी देख चुके हैं, सोशल साइंस का भी। तो पिछला वाला सोशल साइंस का देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और साइंस, सोशल साइंस, मैथ तीनों की महामैराथन भी हम करा चुके हैं एक वीडियो में पूरा कोर्स। वो सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसी वीडियो का जो कमेंट है उसमें भी आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। तो कल के इन तीनों पेपर के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। 5 बहुविकल्पीय देखेंगे, उसके बाद अति लघु देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि यदि AB की वैल्यू 3:5 है, BC की वैल्यू 4:7 है, तो A:B:C का मान क्या होगा। एक ना एक ऐसा सिंपल सा रेशियो से क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है और ये कई बार बटे के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो बटे देखकर आपको घबराना नहीं है, सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई है एक एक टॉपिक वाली क्लास में देखी होंगी, तो डेफिनेटली अच्छा पेपर करके आप आएंगे। तो तरीका हमने क्या बताया था? तरीका हमने बताया था कि A अनुपात जो B है इसकी जो वैल्यू दे रखी है 3:5, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। और जो B अनुपात C की वैल्यू दे रखी है इसको सेकंड वाले के नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए और इस प्रकार से इसको इससे गुणा कर दीजिए, ऊपर इसको गुणा कर दीजिए और इसको इससे। तो 4 तिया कितना होता है? आप कहेंगे 12 होता है। 5 चक्कू कितना होता है? तो आप कहेंगे 20 होता है। और 5 7 कितना होता है? तो आप कहेंगे 35 होता है। तो 12:20:35 सी वाला ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल आपका जो है वो सही हो जाएगा। आप सभी लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर बताएं ताकि आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो सी वाला आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। जितने भी आप बेलन, शंकु और फॉर्मूले आपके वृत्त के हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको एकदम एज इट इज रटे होने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन जैसे सेकंड बहुविकल्पी आप देख रहे हैं ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे, अगर फॉर्मूला आता होगा आप आसानी से इन प्रश्नों को कर लेंगे। तो बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है यानी कि एच की वैल्यू आपको जो है वो दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है यानी कि आर की वैल्यू आपको दे रखी है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है आपका पाई, इसको लिख भी देते हैं कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब ये होता है आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सीधे सीधे यहाँ पर 3 रख देंगे और पाई को आप ऐसे रहने दीजिए, पाई गुणे 3 और आर स्क्वायर यानी 3 × 3 और एच की वैल्यू आपको 6 दे रखी है यानी कि 6 गुणा कर लीजिए। 6 तिया 18 और 18 तिया 54 यानी कि आंसर आपका 54 पाई जो है वो आ जाएगा। बस आपको इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए। कई प्रश्न सरल से सरल आते हैं, अगर फॉर्मूला आपको रटा होगा तो सीधे आप उसमें रखकर जो भी वैल्यू रखकर आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो मैराथन क्लास कराई थी उसमें क्या आपको फोकस किया था कि फॉर्मूले सारे जो है वो रट लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, तीसरा बहुविकल्पी देखते हैं कि आकृति 11.26 आकृति का नाम है। तो आपको बताना क्या है बेसिकली इसमें कि पी आर क्यू की वैल्यू 45 दे रखी है, ये आप देख रहे हैं 45 दे रखी है क्लियर तरीके से, ये आप देख रहे हैं। और पूछा क्या गया है, पी एस क्यू की वैल्यू दे रखी है, तो इसी की वैल्यू यहाँ पर जो है वो पूछ ली गई है। तो बताइए क्या होगा। अब इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रमेय, आपको क्या पता होना चाहिए? प्रमेय पता होनी चाहिए। और वो प्रमेय इसकी ये है कि एक ही वृत्तखंड में जो बने कोण होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि एक ही जो वृत्तखंड है उसमें जो बने कोण होते हैं वो आपके जो है वो बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ही वृत्तखंड है, तो ये वाला जो एंगल है वो इधर वाले एंगल के जो है वो बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आप देख पूछी गई है पी एस क्यू की, ये भी आपकी 45 डिग्री ही जो है वो हो जाएगी। तो इसलिए हमने ऑप्शन नहीं दिए थे, तो आंसर यहाँ पर आपका 45 डिग्री जो है वो हो जाएगा। ये जो आप आकृति वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हमने बहुविकल्पी में रखा है, पर आपका जब पिछली बार पेपर हुआ था तो ये प्रश्न आपका 1 नंबर में अति लघु में जो है वो पूछा गया था। चौथे बहुविकल्पी की तरफ बढ़ते हैं। चौथा बहुविकल्पी आपका है कि कोई संख्या है और उसके वर्ग का योग 182 है, तो वो संख्या जो है आपको बताना है क्या होगी। अब इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कई बार प्रश्न आते हैं और हम इनको क्या करते हैं, एक्स मानकर शुरू कर देते हैं कि हमने मान लिया संख्या एक्स है, फिर उसका एक वर्ग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसको जोड़ रहे हैं, फिर हम इसको समीकरण सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसी गलती बहुविकल्पी में आप ना करें। आप सीधे सीधे ऑप्शन से भी तो कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूछ रहा है क्या कि वो संख्या बताइए। अब संख्या इनमें से कौन सी होगी जिस संख्या और उसके वर्ग का योग 182 होगा। अब अगर 91 लेंगे तो 91 का स्क्वायर ही कितना ज्यादा होगा, तो 182 तो वो उससे बहुत ऊपर निकल जाएगा, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा।
13, 28 और 15 में 28 का भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत ऊपर संख्या निकल जाएगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। 13 या 15 में कुछ हो सकता है। अगर 13 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए कितना होता है तो आपका 169 होता है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग जोड़ा जाए, तो संख्या आपकी 13 ही है और उसका वर्ग 169 है। क्या इसका जोड़ 182 के बराबर आ रहा है? तो आप देख लीजिए, तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो 9, 10, 11, 12 और आपका बिल्कुल आ रहा है 182, तो आपका आंसर यहाँ पर 182 के हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा? 13 जो है आपका सही हो जाएगा। और अगर आप 15 को भी देखेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर आपका होता है 225, जो कि 182 के ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसे ही आप ऑप्शन काट के सीधे डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन से करना आसान होता है, इस चीज को भी ध्यान दे दिया करिए ऑप्शन वाले जब मैथ में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस प्रश्न को मैंने इसीलिए रखा था कि आप जो प्रश्न कभी ना समझ में आ रहा हो या फिर कठिन लग रहा हो या इक्वेशन बन रही हो, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या वो ऑप्शन से हो रहा है। अगर हो रहा है तो कर लीजिए। पांचवा लास्ट बहुविकल्पी है और लास्ट में स्कोर अपना अवश्य बताइएगा। आपकी 5 बहुविकल्पी और आगे जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें से टोटल कितने आपके प्रश्न सही रहे। टोटल अभी 5 और हम आपको अति लघु भी कराएंगे। तो एक घनाकार बॉक्स का आयतन 512 मीटर क्यूब है। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर सभी लोग करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है। हो सकता हो इस तरीके का कोई क्वेश्चन फंस जाए, क्योंकि मैथ तो ऐसी चीज है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो हम उस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं जैसे जैसे आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो हो सकता हो आपको हेल्प करे, तो लाइक शेयर करते रहिएगा। एक घनाकार बॉक्स का आयतन 512 मीटर क्यूब है। बॉक्स की एक भुजा आपको बतानी है। अब इस तरीके के प्रश्नों में आपको क्या ध्यान देना है कि जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे ही कह रहा है ना कि आयतन इतना है, तो आप डायरेक्ट सीधे आयतन के बराबर रख दीजिए। आप बताइए क्या कि कितना जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है, तो वही यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब। क्या होता है घन का आयतन? भुजा क्यूब। अब आयतन यहाँ पर 512 दे रखा है, तो हम 512 की जगह 512 रख देते हैं और भुजा क्यूब को ऐसे रहने देते हैं। अब निकालना, आप देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है भुजा ही बताइए। क्या कह रहा है? एक भुजा बताइए। तो भुजा निकालने के लिए यहाँ जो क्यूब लगा हुआ है इसको आप बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये 512 में क्यूब रूट में लग जाएगा। और अगर आप जानते हैं 512 जो है इसका क्यूब रूट कितना होता है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये 12 का जो है वो आपका क्यूब होता है। इसलिए कहा जाता है स्क्वायर क्यूब आपको पता होना चाहिए। 12 गुणे 12 कितना होता है? 144 होता है। नहीं, 12 का नहीं होगा, 12 का तो बहुत ऊपर होता है, ये 8 का होता है। क्योंकि 12 का अगर आप देखिए इस तरीकों के एक तरीका मैं आपको और आप समझाता हूं जब आप प्रश्न के ऑप्शनों को काट सकते हैं। आंसर यहाँ पर 8 सही होगा। 8 को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो आपका जो मान है वो आपको 512 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बराबर में हम लिख भी दे रहे हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8 और ये क्यूब रूट ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो केवल आपका 8 बचेगा, क्योंकि क्यूब रूट में मतलब 3 जो वैल्यू रिपीट हो रही थी उसको एक बार लिखा जाता है। जैसे स्क्वायर रूट होता है तो उसमें 2 को एक बार लिखा जाता है। तो 8 आपका यहाँ से 8 मीटर आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था उस ट्रिक की। जैसे आपको यहाँ पर आपको 512 का क्यूब रूट नहीं पता है, तो आपको ये पता है कि क्यूब रूट होता क्या है। ऐसी कोई वैल्यू जिसको 3 बार गुणा करें और वो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाए। अगर आप 12 को देखेंगे तो 12 जो है 10 के नजदीक है। 10 का क्यूब 3 बार करते हैं तो कितनी बार होता है? 10 को 10 से गुणा करते हैं तो 100 होता है, और 100 को फिर से 10 से गुणा करते हैं तो एक जीरो और लग जाता है, यानी 1000 होता है। तो आप क्लियर देख रहे हैं जब 10 की वैल्यू जो है वो 512 से ज्यादा है तो 12 की तो जाहिर सी बात है ऊपर और होगी। तो आप 10 जो वैल्यू है वो 10 से कम वाली लीजिए। हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में आपको जो है 11 भी मीटर दे रखा होता है, तो आपको फिर और ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जो 10 से ऊपर होते हैं। तो ऐसे आप ऑप्शनों से भी थोड़ा बहुत जो है वो सीख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। अति लघु में छठा नंबर प्रश्न है। लॉग की वैल्यू आपसे पूछी गई है। लॉग रूट 8 बटे लॉग 8 जो है इसका मान आपको बताना है। वैसे लॉग जब क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है वो आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कि एक मान दे रखा होता है, बराबर में एक और मान दे रखा होता है और इसको लॉग के रूप में आपको चेंज करना होता है। ये टाइप के क्वेश्चन हम बहुत करा चुके हैं और मैंने प्रीवियस ईयर भी देखे हैं, तो वहां पर भी इसी तरीके के क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा एक बार अगर आपको नहीं आता है। बाकी तो हमने लॉग वाला जो वीडियो पढ़ाया था मैथ वाली प्लेलिस्ट में देखेंगे, उसमें पूरा बताया था। तो हमने इस प्रश्न का थोड़ा सा अल्टरनेट यानी थोड़ा सा और अच्छा लेवल का प्रश्न जो है वो रखा है, ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से जो है प्रश्न को सीख पाए। तो हम इस टाइप के प्रश्नों में क्या करते हैं, सबसे पहले सरल करने की क्वेश्चन को कोशिश करेंगे। तो जो रूट की वैल्यू दे रखी है रूट 8, तो हम जानते हैं कि 8 जो है जो रूट में वैल्यू होती है उसको घातांक में 1/2 लिख सकते हैं, तो हम इसको 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बटे में जो है आपका log 8 जो है आप ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए जो
यहाँ पर 1/2 दे रखा है, ये आपका आगे आ जाता है क्योंकि log m की पावर n क्या होता है, तो आपका n log m होता है। बस एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ और आप आंसर तक पहुंच गए। तो ये जब आपका आगे आ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड में आपका जो है वो log 8 हो जाएगा और बटे में आपका log 8 तो ऑलरेडी था। अब log 8 नीचे भी है, log 8 ऊपर भी है, बचा कितना 1/2, तो आंसर आपका 1/2 हो गया। तो मात्र 3 लाइनों का क्वेश्चन था और देखने में कितना कठिन लग रहा था। तो आपको प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सोचिए कि हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं और उसी के आधार पर चीजों को करना है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि दिनेश ने घर बनवाने के लिए 15,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया और 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे। तो साधारण ब्याज का सिंपल सा क्वेश्चन है। मूलधन की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी, तो आप कहेंगे 15,000। आप ऐसे सारी चीजें लिख देंगे क्योंकि जब डीएलएड के लेवल पर आप सॉल्व करते हैं चीजों को तो आपको दर्शाना होता है सारी चीजें कि क्या क्या वैल्यू दे रखी है। दर देखिए कितनी दे रखी है, 15% दे रखी है, तो दर की वैल्यू हमने लिख दी। आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल लिख सकते हैं, दर को आर लिख सकते हैं। आर मतलब होता है रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जिसको कहते हैं। और समय कितना दे रखा है, कह रहा है 3 वर्ष बीतने पर, यानी कि समय टी की वैल्यू आपकी 3 वर्ष जो है वो दे रखी है, सारी वैल्यू दे रखी है। और अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, तो आप सभी जानते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 आपका जो है वो सूत्र होता है। और ये किसका होता है, ये आपका साधारण ब्याज का जो है वो होता है। और हम यहाँ पर सारी वैल्यू को रख लेते हैं। मूलधन जो है आपका 15,000 गुणे दर जो है आपकी 15% और समय जो है आपका 3, तो बटे में आप करेंगे 100। इन दोनों जीरो से ये वाले दोनों जीरो को काट देंगे। अब 150 गुणे 15 गुणे 3 करने से अच्छा है 15 को 3 पहले गुणा कर लीजिए, 15 3 कितना होता है 45 होता है। और 45, अच्छा ये ऐसा भी आप कर सकते हैं 15 को 15 से गुणा कर लीजिए, बाद में 3 से कर लीजिए, जैसे भी आपको गुणा करने में आसानी हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपको 6,750 जो है वो प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, 6,750 रुपए। ये आपको वैल्यू प्राप्त हुई जो कि आपकी ब्याज है। पर प्रश्न में क्या पूछा गया, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि 3 साल जब बीत जाएंगे तब दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे। अब इसको चीज को ऐसे समझिए कि आप हैं, आपने क्या किया, किसी दोस्त से अपने उधार लिया और कहा भैया 3 साल तक के लिए हम ले रहे हैं उधार और आप हमसे 15% ब्याज ले लेना, हमको पैसा दे दो। तो जब आप 3 साल बीत जाएंगे तो क्या उसे जो पैसे उसे वापस करने होंगे, जितना ब्याज बना वो वापस करेंगे या ब्याज के साथ जो पैसा वापस करना है वो भी तो देंगे। तो यहां पर जो हमने निकाला है वो तो ब्याज निकाला है क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमने रखा है ना, तो ब्याज हम थोड़ी नहीं उसको वापस देंगे। प्रश्न तो कह रहा है कि जब 3 साल बीत जाते हैं तब दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे, तो ब्याज तो देंगे ही देंगे हम, साथ में जितना मूलधन है, जितना मेन पैसा है 15,000 रुपए जितने आप उधार लिए थे वो भी देंगे। तो हम इसलिए पूरा मूल्य जो है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी 15,000 रुपए में आपका जोड़ देंगे। जो 6,750 हमने ब्याज जो है वो निकाला है, तो 15,000 में 6,750 जोड़ेंगे तो 21,750 आपका आंसर यहां से निकल करके आ जाएगा। कई बार क्या होता है हम ब्याज निकाल के चले आते हैं और जब एग्जामिनर 1 नंबर का क्वेश्चन चेक करता है ना तो वो स्टेप नहीं देखता है, वो देखता है आंसर क्या आया है। जब 2 नंबर का क्वेश्चन चेक करता है तब वो स्टेप भी देखता है और स्टेप मार्किंग भी कर देता है। कुछ एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं जो आधा नंबर दे देते हैं स्टेप मार्किंग के, तो वो तो डिपेंड करने वाले, चेक करने वाले पर डिपेंड करता है, कुछ नहीं भी देते हैं। आठवां देखते हैं प्रश्न। एक टोकरी के फूलों से 18, 48 और 40 फूलों की मालाएं बन सकती हैं। टोकरी में कम से कम कितने फूल हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन हमने देखा था अभी जो आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें एचसीएफ या एलसीएम की बात की गई होगी। यहां पर कह रहे हैं कम से कम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 18, 48 और फूलों की जो मालाएं बनानी है इसके लिए हम इन तीनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है लीस्ट। देखिए एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब होता है छोटे से छोटा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 18 का, यहाँ पर 48 का और यहाँ पर 40, इन तीनों का जो है वो निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 9 18 होता है। 48 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। फिर आपका 2 से काटेंगे तो 9 तो नहीं कटेगा, 24 को काटेंगे 2 1 9 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 आगे भी नहीं कटेगा, 2 छंग 12 होता है, 2 पंचे 10 होता है। अब देखिए तो 2 से एक बार और कट जाएगा, अभी 6 भी है ना आपका, 2 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, 2 तिया 6 और 5, और आखिरी में देखिए तो एक बार 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 होता है और आपका 3 एकन्नम 3 होता है और 5 होता है और लास्ट में 3 और 5 आपका और आएगा, यानी कि 3 और 5 भी साथ में एक एक बार में कटेगा। इतना आपको क्लियर हो गया। अब जो भी यहाँ पर गुणनखंड आपका आया इन सबको आपस में गुणा कर लीजिए तो आपका जो लासा है वो निकल के आएगा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2
और 3 बार नहीं 4 बार 2 है, उसके बाद आपका 2 बार 3 है और 1 बार आपका 5 है। नीचे भी आपकी वैल्यू 3 और 5 है। अब इनको आप गुणा कर लीजिए तो 2 दूना कितना होता है, 2 दूना 4 होता है, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, 8 दूनी कितना होता है तो आपका 16 होता है, और 16 तिया कितना होता है तो 16 तिया आपका 48 होता है, और 48 तिया कितना होता है तो 48 तिया आपका जो है वो 144 होता है, और 144 गुणे 5 कितना होता है तो 144 गुणे 5 आपका 720 होता है। तो ये आपका 720 यहाँ से इस प्रकार से आंसर निकल के आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि टोकरी में कम से कम 720 जो है वो आपके फूल हैं। प्रश्न में क्या कह रहा था, कम से कम कितने फूल हैं, तो यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अच्छा, मैंने वो सारी लिंक आपको दे दी थी, टेलीग्राम पर भी आप पेपर भेज सकते हैं और फेसबुक पर भी आप बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भेज सकते हैं। लिंक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप पेपर जो है जैसे ही हो जल्द से जल्द भेज सकें। टेलीग्राम पर विमल 17Z, इंस्टाग्राम पर विमल सिंह 17Z और जीमेल आईडी पर विमल सिंह 1212@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो प्रश्न आपका नवा है कि आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए लगाता है। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आप खुद हैं शेयर धारक और आप क्या कर रहे हैं, 20 रुपए वाला कोई शेयर है, 20 रुपए वाला शेयर का मतलब है कि एक शेयर 20 रुपए का है और उसमें आप 2000 रुपए लगाए दे रहे हैं। फिर उनका मूल्य क्या होता है, 22 रुपए 50 पैसे हो जाता है, यानी कि शेयर का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। तब वो क्या करता है, उन्हें बेच देता है, तो उन्हें उसे लाभ कितना हुआ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2021 में जो आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ था वहां पर आया था। हमने क्या किया है, डिजिट बदल दी है, क्वेश्चन वैसा ही है, सेम यही टाइप का आया था। तो हो सकता हो कल के पेपर में भी कुछ देखने को मिल जाए आपको। तो 2000 रुपए में क्या कर रहा है वो, 20 रुपए वाले खरीदे गए शेयरों की आप क्या करिए, सबसे पहले संख्या निकाल लीजिए। तो आप पूरा लिख सकते हैं कि 2000 जो रुपए हैं इसमें 20 रुपए वाले जो शेयर हैं इनके खरीदे गए शेयरों की संख्या जो है आपकी कितनी हो जाएगी, तो 2000 और बटे में आपका जो है वो 20, इससे नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे। अब 2000 बटे में 20 करेंगे, जीरो से जीरो काट दीजिए तो कितने आए टोटल, 2 से और काटेंगे इसे तो ऊपर 100 बार में जाएगा, तो आपके टोटल 100 जो है वो निकल करके आ जाएंगे। जो आपके नंबर ऑफ शेयर हैं 100 यहाँ पर शेयर लिख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो ऐसे समझ लीजिए कि 20 रुपए का कोई आइटम है, कोई भी वस्तु को आप समझ लीजिए 20 रुपए का, मान लीजिए नींबू है, एक नींबू 20 रुपए का है और आप क्या कर रहे हैं 2000 रुपए का आपको नींबू खरीदने हैं, तो कितने नींबू आए उसमें, तो डिवाइड करेंगे तभी तो नींबू की संख्या निकलेगी। यानी तो आपका यहाँ से यही हमने डिवाइड करके नंबर ऑफ यहाँ पर 100 शेयर जो है वो निकाल लिए, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ नींबू निकाल लिए। अब कह रहा है आगे कि वो 100 जो शेयर हैं उनको वो बेच रहा है किसके हिसाब से, 22 रुपए 50 पैसे, यानी आपने खरीद, आपकी खरीद 20 रुपए की पड़ी पर आप क्या कर रहे हैं 22 रुपए 50 पैसे के हिसाब से जो है वो 100 शेयरों को बेचना है। तो आप लिखेंगे 100 शेयरों का विक्रय मूल्य बराबर 22 रुपए 50 पैसे गुणे जो है वो 100, तो 100 रुपए के हिसाब से कितने रुपए में बिके, तो आप कहेंगे 2250 रुपए में जो है आपके बिके। तो पहले तो 2000 रुपए में खरीदा उसने, पर जब बेचा तब 2250 रुपए उसे मिले, यानी फायदा कितना हुआ, तो इसी 2250 में 2000 को घटा दीजिए, आपका आंसर 250 रुपए का फायदा जो है वो निकल के आ जाएगा। 250 रुपए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, बिल्कुल घबराना नहीं है मैथ से। काफी लोग मैथ देखकर ही डरने लगते हैं, तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन आप समझिए, चीजों को बिल्कुल करके आप आएंगे अच्छे से अच्छा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि 11 वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे और आपको सॉल्व करना है, कमेंट में बताना है कि कोई वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे आप समझिए ये आपका वृत्त है और ये इस प्रकार से रेखा जा रही है, कितने बिंदुओं पर काट रही है, एक तो आपका ये बिंदु हो गया, एक बिंदु आपका ये हो गया, बस 2 बिंदु हो गए। तो कोई वृत्त की अगर जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद जो है वो कर रही है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है इस तरीके से जो है वो लाइनों पर आधारित पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, वीडियो को समाप्त करने से पहले सभी लोग टोटल 10 प्रश्न हमने कराए, 10 में से कितने प्रश्न आपने सही किए, मन से सच्चाई से जरूर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में कि अगर यही सेम पेपर आता तो 10 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते। 10 में 10 रहा तो आप अपने आप को इसमें ये कंपेयर कर सकते हैं कि कल के पेपर के लिए आप कितना जो है वो तैयार हैं। 10 में 10 आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर 5 नंबर से कम आ रहे हैं तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने प्रश्नों का लेवल जो है वो बहुत ही साधारण सा रखा है, कोई भी कठिन प्रश्न हमने नहीं रखा है। वीडियो को समाप्त करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। तो ये इस वीडियो का प्रश्न है जो थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ा करके रखा है। क्वेश्चन हालांकि सरल है पर आपके लिए हो सकता हो कठिन हो कि यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी है और 10.5 मीटर दूरी तक वो चढ़ सकती है, तो आप बताइए वो कितने क्षेत्रफल में जो है वो चढ़ सकती है।
ध्यान दीजिएगा कि उसकी किस आकृति में वो चलेगी, उसी के आधार पर फॉर्मूला लगाना है और उसी के आधार पर सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर जो है वो बताइएगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल मॉडल पेपर में। वीडियो को और जितने भी छात्र हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सभी पेपरों के सॉल्यूशन के साथ कल, क्योंकि अब पेपर हो गए, बाकी सारी चीजें हमने आपको करा ही दी हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।